Assalamualaikum, welcome to my channel again. Hope so you people are doing very well. In today's lecture, we will learn about the post-structuralism theory in literary theory. Okay, post-structuralism एक बहुत इंपॉर्टेंट theory है जो आती है हमारे पास स्ट्रक्चरलिज्म के बाद. ठीक है, आपने स्ट्रक्चरलिज्म तो ऑब्वियसली की होगी ये करने से पहले, लेकिन टेंशन ना लें अगर आपने नहीं की तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि स्ट्रक्चरलिज्म एक ऐसी थ्योरी है जिसमें कहा जाता है कि एवरीथिंग इज़ इन द टेक्स्ट. ठीक है, देयर इज़ नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट. जो हमारे पास रिटन टेक्स्ट आ गया वही एक मीनिंग है, इसके अलावा कोई और मीनिंग नहीं होता. ठीक है, उसके बाद हमारे पास लेट 20वीं सेंचुरी में आती है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी. बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है. इसमें डेफिनेशन रीड करते हैं. पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म रिजेक्ट्स द आइडिया ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट हैविंग अ सिंगल पर्पस और मीनिंग. ठीक है, एक सिंगल पर्पस और एक सिंगल मीनिंग नहीं होता एक लिटरेरी टेक्स्ट का. ठीक है, और ना ही एक सिंगुलर एग्जिस्टेंस होती है. सिंगुलर एग्जिस्टेंस का मतलब क्या? एक टेक्स्ट लिख दिया गया, जब दूसरा राइटर या दूसरा कोई रीडर उस टेक्स्ट को पढ़ता है तो वो उसके अकॉर्डिंग, अगर वो राइटर हो, ठीक है, एक रीडर ने पढ़ा, अब वो चाह रहा है मैं एक वर्क लिखूं, ठीक है, तो वो उससे मिलता जुलता एक और वर्क लिखेगा. तो उस एक वर्क की एग्जिस्टेंस से एक बुक के होने से एक दूसरी बुक भी बन गई. ठीक है, बाद में थोड़ी सी मिलती जुलती. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सिंगुलर एग्जिस्टेंस भी नहीं होती. उसके जैसे बहुत सारे वर्क्स आ जाते हैं. जैसे आपने टी.एस. इलियट की वेस्टलैंड पढ़ी होगी, उसमें कितने सारे एल्यूजन्स आते हैं पास्ट की बुक से, पास्ट के रेफरेंसेस से. जैसे हमने टायर्जियस पढ़ा था इडिपस रेक्स में, तो वो भी आता है इलियट की वेस्टलैंड में. ठीक है, तो ये एग्जांपल होती है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी की, हमें एक लिटरेरी टेक्स्ट में कैसे नजर आता है. उसके बाद है इंडिविजुअल कैन क्रिएट आ न्यू मीनिंग. ठीक है, हर इंडिविजुअल एक टेक्स्ट रीड करके एक न्यू मीनिंग क्रिएट करता है उससे. इट चैलेंजेस द बिलीव इन स्टेबल और अनचेंजिंग मीनिंग आइडेंटिटीज. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरलिज्म का जो आइडिया है अनचेंजिंग मीनिंग का, कि एक फिक्स मीनिंग है, उसको चैलेंज करता है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म. ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें कहा जाता है कि एक सिंगुलर मीनिंग नहीं होता, अनसर्टेनिटी होती है नॉलेज में. अनसर्टेनिटी मतलब नॉट फिक्स्ड, नो यानी कि अनचेंजेबल. ठीक है, ऐसी चीज़ जो चेंज होती है वो आती है हमारे पास पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में. वैसे तो थ्योरी बहुत लेंथी है, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं. ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास डेफिनेशन जो डिनाई करती है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को. उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं. पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इज लेट 20वीं सेंचुरी डेवलपमेंट, जैसे मैंने आपको बताया 1960 में आई थिंक ये स्टार्ट होती है, 60 to 70. उसके बाद ये एक फिलोसफी है और एक लिटरेरी थ्योरी है, पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद जैक्विस डेरिडा. ठीक है, जैक्विस डेरिडा एक क्रिटिक हैं, फ्रेंच क्रिटिक हैं, और उनकी ये थ्योरी है. पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इज नॉट फाइनाइट, ये फाइनाइट नहीं है. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया दिस इज इनफाइनाइट. वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं कि मीनिंग इज फाइनाइट, फिक्स्ड मीनिंग है. ठीक है, लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट ये कहते हैं, लेकिन जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हैं वो कहते हैं देयर इज नथिंग फाइनाइट. आप एक शॉर्ट वीडियो भी इस पे देख सकते हैं चैनल पे, मेरे चैनल पे, कि ट्रूथ इज़ रेलिवेंट. ठीक है, जो भी बात है वो फिक्स नहीं होती. नथिंग इज़ यूनिवर्सल, एवरीथिंग इज़ रेलिवेंट, एवरीथिंग इज़ चेंजेबल. ठीक है, बात जो है वो चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. तो उसमें लिखा गया है पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट इज नॉट फाइनाइट. फाइनाइट का मतलब है महदूद होना उर्दू में. ठीक है, तो ये महदूद नहीं है. दिस इज इनफाइनाइट, हैव अ डिफरेंट मीनिंग, एवरी रीडर कैन क्रिएट अ डिफरेंट मीनिंग. उसके बाद है कि इसमें बहुत सारी, यानी कि कोई क्लियर बाउंड्रीज नहीं है, इट इज़ नॉट फिक्स्ड. उसके बाद आता है पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट स्ट्रेसेस द इंटरेक्शन ऑफ रीडर एंड टेक्स्ट एज अ प्रोडक्टिविटी. जब एक रीडर एक टेक्स्ट रीड करता है तो वो एक नया मीनिंग प्रोड्यूस करता है. इसलिए कहा जाता है कि जब एक रीडर एक टेक्स्ट से इंटरेक्ट करता है तो एक प्रोडक्टिविटी, एक प्रोडक्शन होती है किसी नई चीज़ की. हर इंडिविजुअल अपनी सिचुएशन और अपनी थॉट्स के अकॉर्डिंग एक टेक्स्ट में से मीनिंग क्रिएट करता है. ठीक है, इसमें जो होता है ऑथर के मीनिंग को डिनाई कर दिया जाता है. ऑथर, हमें क्या पता ऑथर ने क्या सोच के एक वर्क लिखा था, रीडर के मीनिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. इसमें कहा जाता है देयर इज़ नो ट्रूथ. आप ये कोटेशन भी लिख सकते हैं, देयर इज़ नो ट्रूथ ओनली इंटरप्रिटेशंस. ठीक है, कुछ भी ट्रूथ नहीं है, टेक्स्ट फिक्स नहीं है. जैसे स्ट्रक्चरलिज्म में कहा जाता था देयर इज़ नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट, ऐसा नहीं है. देयर इज़ नो ट्रूथ. अगर हम एक ही बात को मान लें फिर तो वो ट्रूथ हो गई ना, कि बस ये टेक्स्ट में जो लिख दिया वही बात है. इसमें इंटरप्रिटेशंस होती हैं, मतलब कि जो रीडर है वो इंटरप्रेट करता है, डिफाइन करता है मीनिंग को अकॉर्डिंग टू हिज सेंस. ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट भी काफ़ी सारे पॉइंट्स आ जाते हैं. ये जो थ्योरी है बहुत लेंथी है, बहुत सारे इसमें मेजर पॉइंट्स आते हैं. ठीक है, लेकिन मैंने इसमें बस बेसिक पॉइंट्स डिस्कस किए हैं इस वीडियो में. बहुत शॉर्ट वीडियो है जो मैं पढ़ रही थी, तो आई थॉट कि मुझे आपके साथ भी शेयर करना चाहिए, एंड आई वाज शेयरिंग. तो ये बहुत सिंपल डेफिनेशन मैंने ईजी वर्डिंग में ऐड की हैं. आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि स्ट्रक्चरलिज्म को डिनाई करती है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी. ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा
बहुत सारे मीनिंग्स डिसऑर्डर को दिखाया जाता है, डीकंस्ट्रक्शन को। रोनाल्ड बार्थ्स हैं, ये जैक्विस डेरिडा के बाद बहुत फेमस क्रिटिक हैं। इसमें क्या होता है कि रोनाल्ड बार्थ इज़ ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फिगर इन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, ये भी बहुत फेमस है। रोनाल्ड बार्थ ने कैसे लिखा था, डेथ ऑफ द ऑथर, ठीक है। डेथ ऑफ द ऑथर में क्या है, फेमसली ये चैलेंज करता है स्ट्रक्चरलिज्म के आइडियाज़ को। इसमें क्या है, वो कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑथर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, रीडर इंपॉर्टेंट होता है। हमें नहीं पता कि ऑथर ने क्या सोच के कोई मीनिंग लिखा है, हमने बस ऑथर रीडर के मीनिंग को देखना होता है। मैंने कोई बुक पढ़ी, मैंने अपनी मर्जी का मीनिंग देखना है, मैंने ये नहीं सोचना कि ऑथर ने क्या सोच के बुक लिखी थी। तो ये जो 5th और 6th वाला पॉइंट है, ये रोनाल्ड बार्थ की इसी ऐसे में से कोटेशंस हैं, वर्ड बाय वर्ड आप इनको कोट कर सकते हैं अपनी थ्योरी में। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनीवन टू नो द ऑथर्स एग्जैक्ट इंटेंशन एट द टाइम ऑफ राइटिंग, ठीक है। किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है कि वो ऑथर का मीनिंग जान सके कि ऑथर ने क्या सोच के वर्क लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद है द ऑथर नो लॉन्गर हैज़ कंट्रोल ओवर, ऑथर का कोई कंट्रोल नहीं रहता, हाउ देयर टेक्स्ट विल बी इंटरप्रेटेड वंस इट मेड पब्लिकली। क्या कहा गया है इसमें, इस लाइन में इसमें कहा गया है कि एक ऑथर का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है उसके वर्क में से। जब एक ऑथर ने बुक लिखी, वो उसका कंट्रोल था, उसने जो मीनिंग लिखना चाहा उसने लिख दिया, लेकिन जब वो वर्क पब्लिकली पब्लिश हो गया, ठीक है, अब पब्लिक उसको रीड कर रही है, तो जितने रीडर्स होंगे उतने ही उस वर्क के मीनिंग्स क्रिएट कर लिए जाएंगे, वो उतने ही मीनिंग्स बना लेंगे। हर इंडिविजुअल अपनी थॉट्स के अकॉर्डिंग एक वर्क को देखेगा और उसमें से मीनिंग बना लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है सिंपल। अगर ये मैंने आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है, मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें बहुत सारी आती हैं और भी टर्म्स। हम आई होप कि मैं उस पर वीडियोज़ बनाऊँगी जो इसकी दूसरी टर्म्स भी हैं। और भी इसमें राइटर्स आते हैं, माइकल फोको आ जाता है इसमें, जूलिया क्रिस्टीवा भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इसमें, टेरी गिल्टन और पीटर बैरी, और भी बहुत सारे राइटर्स हैं, लियोटार्ड, और भी काफ़ी सारे हैं, ठीक है। तो राइटर्स आ जाते हैं, लेकिन मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है, इसको पढ़ के आपको, और ये जो डेफिनेशंस हैं, ये जो कोटेशंस हैं, इनको रीड करके आपको पता चल जाएगा कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एक्चुअली होता क्या है। इसमें बाइनरी सिस्टम आ जाता है जो जैक्विस डेरिडा का है। डीकंस्ट्रक्शन की थ्योरी भी जैक्विस डेरिडा की है, जिसमें डीकंस्ट्रक्शन में वो कहता है ये नहीं कि तोड़ देना चीज़ों को, उसका मतलब है एक टेक्स्ट आ गया हमारे पास, उसमें से डिफरेंट मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करना, डिफरेंट मीनिंग्स निकालना, वो होता है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है। वो हाँ, वो होता है डीकंस्ट्रक्शन, ठीक है। आप ये सारी कोटेशंस यूज़ कर सकते हैं अपनी थ्योरी में एज अ बेसिक डेफिनेशन और एज अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द थ्योरी ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेशन में, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें।